हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नीट 2017 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नीट 2017 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजी पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 46 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 से आपके बायोलॉजी की सीक्वेंस दी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स। यहाँ पे इसने पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू एंजाइम। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दी है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे करेक्ट होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 46 में बता रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। देखिए एपो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम दिस इज द प्रोटीन पोर्शन और द पोर्शन ऑफ प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसे आप एपो एंजाइम कहते हैं। सो दिस इज द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम आपको पता है कि प्रोटीन से बने होते हैं, एंड दिस इज द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम। एंड को एंजाइम क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंजाइम को एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। ये को एंजाइम जब इन एपो एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो आप इसको होलो एंजाइम कह देते हैं। ये एपो एंजाइम जो है इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता है। जब तक इसके साथ ये को एंजाइम आके बाइंड नहीं करेगा तब तक ये एपो एंजाइम काम नहीं करेगा, और जब को एंजाइम एपो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तब आप इसको होलो एंजाइम कहते हैं। ये को एंजाइम जो होते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक विटामिन वगैरह होते हैं, NAD NADP वगैरह, ये सब को एंजाइम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, कैटालाइटिक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो होलो एंजाइम बन जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 46 में 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, राइट। अगर ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सा हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट नहीं करेगा, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका आएगा, इसमें जो आंसर आएगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरोन, ADH एंड रेनिन। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, क्योंकि ANF जब रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, उस केस में ANF रिलीज होता है फ्रॉम द एट्रियम ऑफ द हार्ट के एट्रियम से ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर तब रिलीज होगा जब ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। घटने पे ये रिलीज नहीं होता। बाकी एल्डोस्टेरोन, ADH, रेनिन, ये तीनों ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर के डिक्रीज होने पे रिलीज होते हैं। तो डिक्रीज होने पे कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होता? ANF यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये रिलीज नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 47 का 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन की कौन सी सेल्स एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम को रिलीज करती है? तो इसका आंसर आएगा पेनेस सेल। पेनेस सेल जो है एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम को सिक्रीट करती है। ये क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन का पार्ट होती है जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो 48 का फर्स्ट आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। इसमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है? देखिए प्रोटीन्स पॉलीमेरिक होते हैं, पॉलीसैकेराइड पॉलीमेरिक होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमेरिक होते हैं, लेकिन जो लिपिड होता है वो पॉलीमेरिक नहीं होता है। तो 49 का थर्ड आंसर आएगा। लिपिड्स को आप पॉलीमेरिक नहीं कह सकते। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 49 में थर्ड विल बी द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। एक जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, टोटल 4 मेगास्पोर बनते हैं मियोसिस डिवीजन के बाद। तो उसमें से जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, 3 डिजनरेट हो जाते हैं। एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो साइक बनाता है, राइट, 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो साइक बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है? माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है स्वान सेल। स्वान सेल मेनली प्रोड्यूस माइलिन शीथ, बट इन एब्सेंस ऑफ स्वान सेल, राइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट भी माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दोनों सेल्स माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 51 का, फोर्थ आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, देखिए अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, देखिए अट्रैक्टेंट किसके पास होता है? फ्लावर के पास, इज दैट क्लियर? जिसकी वजह से वो एक इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इज दैट क्लियर? और जैसे इंसेक्ट उसके पास जाता है, इंसेक्ट उससे नेक्टर कलेक्ट कर लेता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आ जाती है। इसमें जो है इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन अचीव करा देता है और इंसेक्ट्स को नेक्टर मिल जाता है फ्लावर से। तो प्लांट नेक्टर दे रहा है और इंसेक्ट पॉलिनेशन अचीव करा रहा है, तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो ये यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे एंटेमोफिली आएगा, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, राइट, विच इज कैरिड आउट बाय द इंसेक्ट्स, राइट। तो जहाँ पे जो इंसेक्ट कैरिड करते हैं उसे आप एंटेमोफिली कहते हैं। बाइक हाइड्रोफिली, बाकी जो हाइड्रोफिली है या क्लिस्टोगैमी, एनोमोफिली, इन सब में ऐसा नहीं होता है, एंटेमोफिली में ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 में फर्स्ट आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट। न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होती है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है सिनेप्टिक वेसिकल से निकलते हैं, राइट। उसके बाद वो सिनेप्टिक वेसिकल से निकलने के बाद अटैच हो जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जिससे कि वो फर्दर इम्पल्स को कंडक्ट कर सके। तो यहाँ पे आएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 53 का थर्ड आंसर आएगा, इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कोकोनट फ्रूट इज ए, कोकोनट फ्रूट जो है एक ड्रूप फ्रूट है। ड्रूप फ्रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका जो एंडोकार्प है वो हार्ड एंड स्टोनी होता है। तो ऐसे फ्रूट जिसका एंडोकार्प हार्ड और स्टोनी हो उसे आप ड्रूप फ्रूट कहते हैं। मैंगो भी ड्रूप फ्रूट की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि उसका भी एंडोकार्प जो होता है हार्ड एंड स्टोनी होता है। तो कोकोनट का एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी होता है, दैट्स वाई कोकोनट कैटेगराइज इन ड्रूप फ्रूट। तो इसमें ड्रूप फ्रूट आंसर आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 54 का इस तरीके से देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएट। अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज जो होती है, इवन मैमेलियन आरबीसीज भी, राइट, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एब्सेंट होता है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। इस फीचर के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगी? देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये नहीं आएगा। दे आर सोमेटिक सेल्स, ये भी नहीं आएगा। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ये भी नहीं आएगा। तो जो लास्ट डी है, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। अगर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा तो मैक्सिमम स्पेस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा या मैक्सिमम स्पेस में हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई होगा, और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये डी वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, यानी कि ओनली डी स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 55 का फोर्थ विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन होता क्या है? देखिए दिस इज द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म जो होता है मेनली एपिडाइडिमिस में टेक प्लेस करता है, राइट। एंड आफ्टर द इजैकुलेशन ऑफ द सीमन, सीमन के इजैकुलेशन के बाद उसका दोबारा से मैचुरेशन होता है, इज दैट क्लियर? तो सेकंड टाइम जो मैचुरेशन होता है उसको आप कैपेसिटेशन कहते हैं, एंड दैट सेकंड टाइम मैचुरेशन विल टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो कैपेसिटेशन, दिस इज द मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, राइट, विच इज टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स जो है एक्टिव होते हैं, सेकंड टाइम मेच्योर होते हैं, और जब वो कंप्लीटली मेच्योर हो जाते हैं देन विल बी रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो कैपेसिटेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड दैट इज द मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 56 में थर्ड आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। इसमें से कौन सा एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें आंसर आएगा आपका आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जाता है।
आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो पॉपुलर हैं, वो अपने आप में फैमिलियर हैं किस चीज़ के लिए, क्योंकि वो हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। तो हार्श मतलब हाई सैलिनिटी, यानी कि हेलोफाइल्स बैक्टीरिया। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया किस में आते हैं, वो आते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया में। तो 57 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एसिम्प्टोट इज ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन। देखिए एसिम्प्टोट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्रोथ कर्व है वो कहीं मिलनी नहीं चाहिए, वो पैरेलल चलनी चाहिए, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये तभी पॉसिबल है जब k इक्वल टू n होगा। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, जब k इक्वल टू n होता है तब एसिम्प्टोट कर्व आएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया? तो यहाँ पे इसको आप देख ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होती है। देखिए ये कैरिंग कैपेसिटी है, ये है कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आती है वो इस तरीके से इसको कहीं ना कहीं इसके साथ बाइसेक्ट करेगी, इसको इंटरसेक्ट कर देती है। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट ना करे, इसके पैरेलल अगर ये चलती रहे, तो कंडीशन कौन सी होगी, अगर ये ऐसे चलती रही, कर्व ये ऐसे चलती रही, इट मींस देयर इज नो ग्रोथ। कर्व बिल्कुल सीधी जा रही है, ये के की कर्व है और ये दोनों कर्व जो है बिल्कुल पैरेलल जा रही है, इसे आप एसिम्प्टोट कंडीशन कहते हैं। तो ये कर्व जो है, ये लाइन जो है, इस लाइन के पैरेलल तभी होगी जब फर्दर ग्रोथ टेक प्लेस नहीं होगी, फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन को कांस्टेंट जाना पड़ेगा ना इसके पैरेलल रहने के लिए। तो फर्दर जो है ग्रोथ टेक प्लेस नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तब ही ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ करके एक इक्वेशन होती है, dn/dt इक्वल टू Rn ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k, ये इक्वेशन होती है। अब अगर यहाँ पे k इक्वल टू 1 कर दिया जाए तो देखो ग्रोथ यहाँ पे 0 होगी तभी वो एसिम्प्टोट होगा। इज दैट क्लियर? अदरवाइज तो नहीं। तो देखो यहाँ पे dn/dt k इक्वल टू अगर n हो गया तो Rn और k माइनस k की जगह यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, आप यहाँ पे k इक्वल टू n है तो n की जगह यहाँ पे n ही रख दीजिए। तो n माइनस n अपॉन n, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे Rn मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, ये कंडीशन तभी पॉसिबल होगी जब ग्रोथ 0 होगी। एसिम्प्टोट कर्व की कर्व कहीं पे जाके इंटरसेक्ट ना करे, कैरिंग कैपेसिटी को टच ना करे। इज दैट क्लियर? तो एसिम्प्टोट कर्व डेवलप होगी, वो तभी डेवलप होगी जब टोटल ग्रोथ 0 होगी। तो 0 कब होगी, जब k इक्वल टू n होगा। समझ आया है नहीं आया? तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में 1 आंसर आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। देखिए यहाँ पे बोला आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोला है टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट, मतलब यहाँ पे काउ ऐसी रिप्रेजेंट हो रही है जो कि हायर मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो हायर मिल्क अपने आप में एक एक्सट्रीम कैरेक्टर है। तो नेचर जब एक एक्सट्रीम कैरेक्टर को सपोर्ट करता है बाय एनी मीन, चाहे वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हो, तो उसमें डायरेक्शनल सिलेक्शन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आएगा डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन, यानी कि हाई मिल्क प्रोडक्टिविटी एक ही डायरेक्शन में वो उसको सपोर्ट कर रहा है नेचर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे आएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का फर्स्ट आंसर आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच। आपको मिसमैच सेलेक्ट करना है। रोडोस्पाइरिलम को यहाँ पे माइकोराइजस दिया है, बिल्कुल गलत है। रोडोस्पाइरिलम जो है वो बैक्टीरिया होता है, तो उसको सही कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट द मिसमैच मतलब यही आंसर आएगा इसमें। रोडोस्पाइरिलम जो है वो माइकोराइजा नहीं, एक बैक्टीरिया होता है। बाकी ये नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। सेकंड ऑप्शन में एनेबिना नाइट्रोजन फिक्सर, ये सही है। राइजोबियम अल्फा अल्फा, ये भी सही है। फ्रैंकिया एलनस, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इंटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। यू नो विजन, गुड विजन, आई साइट। तो आपका गुड विजन कब पॉसिबल है, जब आप कैरोटीन रिच फूड लेते हैं। यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैरोटीन एक पिगमेंट है वैसे तो, ठीक है। और जब आप कैरोटीन को कंज्यूम करते हैं तो कैरोटीन आपके लीवर में जाता है और लीवर उस कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। और विटामिन जो ए है वो रिक्वायर्ड है फॉर दी हेल्दी फंक्शंस ऑफ दी आइज। आइज के हेल्दी फंक्शंस के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे
विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पे आएगा विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद इसमें बी स्टेटमेंट देखिए, दी फोटो, ये सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। बी स्टेटमेंट देखिए, दी फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, ये गलत है। सी देखिए, रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, बिल्कुल सही है, रेटिनल डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का। और रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल दी विजुअल फोटोपिगमेंट्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट को छोड़ के ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 61 का, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेज को एक्सपोज करने के बाद आप डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे थर्ड आंसर आएगा, इथिडियम ब्रोमाइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से आप लीवर में ब्लड को ड्रेन कर देते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो जो है लीवर से, इंटेस्टाइन से ब्लड को कलेक्ट करके लीवर में ड्रेन करता है, फिर लीवर से वो हार्ट में सप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है नॉर्मली गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम जो है उससे बनता है क्या? वैस्कुलर कैम्बियम। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सेकंड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू ए प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए जो करेक्ट स्टेटमेंट आएगी वो सेकंड स्टेटमेंट आएगा, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ग्लोबिन मॉलिक्यूल, थैलेसीमिया कितने टाइप के होते हैं? अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, डेल्टा थैलेसीमिया। अगर अल्फा ग्लोबिन की सिंथेसिस कम है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा ग्लोबिन की सिंथेसिस कम है तो बीटा थैलेसीमिया, और डेल्टा ग्लोबिन की सिंथेसिस कम है या नहीं है तो डेल्टा थैलेसीमिया। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 का सेकंड राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर दिस, अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मैनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए हस्बैंड का जीनोटाइप देखिए और वाइफ का जीनोटाइप देखिए, लिसन केयरफुली। दोनों का जीनोटाइप क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्रॉस को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 66, इसमें बोला है जो हस्बैंड का जीनोटाइप है, हस्बैंड का जीनोटाइप, हस्बैंड यानी कि ये हस्बैंड का जीनोटाइप है ये, ठीक है, एंड वाइफ का जीनोटाइप है, वाइफ यानी कि फीमेल, उसका जीनोटाइप ये है। तो यहाँ पे अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स, तो चिल्ड्रन में कितने टाइप के जीनोटाइप्स और कितने टाइप के फिनोटाइप्स पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही आसान है, देखिए लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे इसमें दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे दो टाइप्स के गैमेट्स बन रहे हैं, इसके भी दो टाइप से गैमेट्स बनेंगे, एक ये और दूसरा ये। तो यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप देखना है तो क्रॉस कर लो इसको, इस तरीके से पुन्नट स्क्वायर की हेल्प से आप क्रॉस करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको करने में। पॉसिबल जीनोटाइप, देखिए इसमें जो पॉसिबल जीनोटाइप है, देखिए एक जीनोटाइप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे चार टाइप के आपको डिफरेंट जीनोटाइप नजर आ रहे हैं। पॉसिबल जीनोटाइप कितने हैं? पॉसिबल जीनोटाइप्स 4 टाइप्स के हैं पॉसिबल जीनोटाइप। अब पॉसिबल फिनोटाइप देखिए, पॉसिबल फिनोटाइप, पॉसिबल फिनोटाइप देखो कितने होंगे। ये ब्लड ग्रुप ए, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ए है और ये ब्लड ग्रुप बी है। तो ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप दो, ए ब्लड ग्रुप के दो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, दो इंडिविजुअल दिख रहे हैं ए ब्लड ग्रुप वाले, राइट।
ए बी वाला एक, बी वाला एक। यहाँ पे ये देखा जाए तो एक ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, दूसरा बी और तीसरा ए बी। तो यहाँ पे पॉसिबल जो फिनोटाइप होंगे, एक ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, एक ए बी आ रहा है और तीसरा जो आ रहा है बी आ रहा है। तो पॉसिबल जो फिनोटाइप होंगे वो 3 टाइप के होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 66 का सेकंड विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? 66 में सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर्स? इसमें से कौन सा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर्स को फैसिलिटेट करता है? तो इसमें आएगा 67 का सेकंड ऑप्शन। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। जो रेडियल ओरिएंटेशन होता है सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स का गार्ड सेल्स में, उससे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प मिलती है। इज दैट क्लियर? और ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। थॉर्न्स जो होते हैं वो यहाँ पे बोगनविलिया में स्टेम्स की मॉडिफिकेशन होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 68 का सेकंड आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए, Which one of the following is related to ex situ conservation of threatened animals and plants? इसमें से कौन सा ex situ conservation से रिलेटेड है? threatened animals और plants को आप कहाँ पे सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंस्टीट्यूट में आता है, सेकंड ऑप्शन। अमेजन रेन फॉरेस्ट भी इंस्टीट्यूट में आ रहा है, हिमालयन रीजन भी इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में आएगा, जबकि वाइल्ड सफारी जो पार्क्स होते हैं वो ex situ कंजर्वेशन में आते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 69 में वाइल्ड सफारी पार्क आएगा। 69 का फोर्थ आंसर, जो कि ex situ कंजर्वेशन का एग्जांपल है, वाइल्ड सफारी पार्क। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर्स कौन से रीजन में डेवलप होते हैं? देखिए, रूट का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें जो रूट का जो स्ट्रक्चर होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन, है ना, और रूट कैप। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के रीजन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो रूट हेयर्स आपको दिखाई देते हैं वो रीजन ऑफ मैचुरेशन में दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ए डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज डाउन सिंड्रोम। ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से 21st पेयर में डाउन सिंड्रोम के केस में ट्रायोसोमी फॉर्म हो जाती है, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हुआ, क्रोमोसोम्स इक्वली सेपरेट नहीं हुए ऑटोसोमल वाले पार्ट में। 21st पेयर इज ऑटोसोम क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? तो वो एक ऑटोसोम है। तो वहां पे ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से वो इम्बैलेंस, उसका जो है सेग्रीगेशन हुआ, और इम्बैलेंस सेग्रीगेशन की वजह से क्या हुआ, ट्रायोसोमी बन गई, और ट्रायोसोमी बनने की वजह से डाउन सिंड्रोम हो गया। तो ये यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डाउन सिंड्रोम। बाकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं है, ये सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है। टर्नर सिंड्रोम भी सेक्स क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर यहाँ पे डाउन सिंड्रोम ही है। तो 71 में फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है माइटोसिस में क्या होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस आएगी इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, जो क्रोमेटिन है उसका कंडेंसेशन होगा और वो क्रोमोसोम बनाएगा। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तीसरा अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, अरेंजमेंट ऑफ एट इक्वेटर, उसके बाद जो क्रोमोसोम बनते हैं मेटाफेज स्टेज में वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। तो पहले 2 कैरेक्टर प्रोफेज के दिए हैं, तीसरा कैरेक्टर मेटाफेज का दिया है, तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन एनाफेज का कैरेक्टर है, ठीक है। सेग्रीगेशन भी एनाफेज का कैरेक्टर है, टीलोफेज जो है लास्ट फेज है। तो ये एक एग्जैक्ट सीक्वेंस दी है माइटोसिस की। तो क्वेश्चन नंबर 73 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग।
भाई आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं, उसमें से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं, आप बायोरिएक्टर्स की हेल्प से उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को आप तैयार करते हैं। अब उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को आपने तैयार कर लिया, लेकिन उसको मार्केटिंग करने से पहले आपको आइसोलेशन करना पड़ेगा उस प्रोटीन का, उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको मार्केटिंग के लिए लेके जाएंगे। तो उस प्रोसेस को, आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसे आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, राइट। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 74 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ए टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में जो टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको आप कॉर्पस लूटियम कहते हैं। 14 डेज के लिए लूटियल फेज में मेंटेन रहता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बनता है कॉर्पस लूटियम, लूटियल फेज में बनता है, और उसका काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना, दैट हेल्प्स टू मेंटेन द इनिशियल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये टेम्पोरेरी ग्लैंड है, ये लूटियल फेज में ही नजर आता है कॉर्पस लूटियम, थ्रू आउट लाइफ नजर नहीं आता है, सॉरी थ्रू आउट जो है लाइफ ये नजर नहीं आता है। तो 75 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कॉर्पस लूटियम जो है वो जो है आपका क्या है? एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। इसमें से कौन सा डेड सेल से बना है? कोलेनकाइमा लिविंग सेल है। फैलम जो है, कोर्क जिसको आप बोलते हो, वो डेड सेल है, क्योंकि उसमें सुबेरिन डिपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पे सुबेरिन डिपोजिशन होने की वजह से वो डेड हो जाता है। तो फैलम जो है, कोर्क जिसको आप बोलते हैं, इट विल बी डेड सेल। तो यहाँ पे 76 में सेकंड आंसर आएगा। बाकी फ्लोएम लिविंग टिश्यू है, जाइलम पैरेन्काइमा भी लिविंग टिश्यू है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 76 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज। आपको बताना है कि कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल कौन सा है। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल है। तो 77 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, मैच द फॉलोइंग एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एसटीडीज दी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको आपको करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है, इसके कॉजेटिव एजेंट से मैच करना है आपको। तो यहाँ पे गोनोरिया जो है उसको मैच कीजिए निसेरिया से, निसेरिया गोनोरी एक बैक्टीरिया होता है। सिफिल्स को मैच कीजिए ट्रेपोनेमा पैलिडम से, और जेनेटल वार्ड्स को मैच कीजिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, और एड्स को मैच कीजिए HIV से। मैच करने के बाद जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। तो 78 का फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, द फंक्शंस ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUDs इज। जो कॉपर आयन का फंक्शन होता है कॉपर रिलीजिंग IUDs में, यानी कि जिसको इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस बोलते हो, तो कॉपर आयन का जो यहाँ पे फंक्शन होता है वो आएगा, देखिए फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें करेक्ट। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये जो है स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को रोकता है। कॉपर आयन का जो रोल है, इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। तो इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, इट मींस इट बिहेव लाइक ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इज दैट क्लियर? तो कॉपर आयन का यहाँ पे ये रोल होता है। 79 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉइल। सीवेज ट्रीटमेंट में सस्पेंडेड सॉइल्स को रिमूव करने के लिए जो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो टास्क होता है वो ये होता है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड है, राइट, और जो जो सस्पेंडेड सॉलिड है या फिर जो डर्ट है या फिर जो डस्ट मटेरियल होता है पानी के अंदर, उसको सेटल डाउन करना, सस्पेंडेड सॉलिड को बाहर निकालना। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का काम है। तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 80 का सेकंड आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोडेट शेयर विद कोडेट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकोडेट दैट शेयर विद कोडेट दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जो फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स होते हैं वो हेमिकोडेटा में भी होता है और कोडेटा में भी होता है। तो हेमिकोडेटा का जो फेरिंग्स गिल स्लिट्स वाला कैरेक्टर है वो कोडेटा से मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्सी एंड चेस। हर्सी एंड चेस, अल्फ्रेड हर्सी, मर्था चेस, इन्होंने लास्ट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जो कि एक्सपेरिमेंट था प्रोटीन वर्सेस डीएनए, जिसमें ये प्रूफ होता है कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस एंड ई कोलाई सेल, राइट, इन दोनों का इस्तेमाल करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इससे कंक्लूजन निकाला कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इस बात का जो फाइनल प्रूफ दिया
राइट, वो हर्सी एंड चेस ने दिया, हर्सी और चेस एक्सपेरिमेंट से मिलता है। उसके बाद से हम इस एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाई हो गए कंप्लीटली और हमें ये पता चल गया कि डीएनए ही एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए, तो यहाँ पे 82 का 1 विल बी राइट आंसर। 83 पे आइए, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं यहाँ पे, विच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, राइट, उसमें उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर किए थे और यहाँ पे वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर नहीं किया था। पहला ऑप्शन देखिए, ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, ये वाला कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया। फर्स्ट ऑप्शन इट विल बी द राइट आंसर, राइट, और यही ऐसा कैरेक्टर था जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया। बाकी जो सेकंड ऑप्शन है, सीड, ग्रीन और येलो, ये सही है। पोड लिया, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसके बाद स्टेम, टॉल और ड्वार्फ, ये सारे कैरेक्टर सही है, लेकिन जो ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज रॉन्ग, राइट, ये मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया था और आपको रॉन्ग ही सिलेक्ट करना है। तो 83 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग्स टू हेलोफाइट्स। जो प्लांट्स है जो कि न्यूमेटोफोर और विविपेरी को शो करता है, तो न्यूमेटोफोर जो रूट्स होती हैं या विविपेरी, उसमें सीड जर्मिनेशन विविपेरी देखा जाता है, जिसको इन सीटू सीड जर्मिनेशन भी कहते हैं। तो ऐसा जो हेलोफाइट है, वो हेलोफाइट आएगा आपका ये इसमें जनरली राइजोफोरा प्लांट में आएगा, जिसमें कि न्यूमेटोफोर्स होते हैं। तो 84 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, द पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ। जो पाइवोट जॉइंट है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, दैट इज ए टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट। तो यहां पे जो आंसर आएगा 85 का सेकंड आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, विद रेफरेंस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहां पे आपको 4 स्टेटमेंट दी है और चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन इनहांस CO2 फिक्सेशन रेट। बिल्कुल सही है, अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन 0.05% तक बढ़ाया जाए तो उससे CO2 फिक्सेशन बढ़ती है। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गई। C3 प्लांट हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मेनली C4 प्लांट हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं विद इनहांस फोटोसिंथेसिस, वाइल C4 हैव, मतलब बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर ये, फिर इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, टोमेटो इज ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टोमेटो जो है ग्रीन हाउस क्रॉप है, राइट, विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड, ये सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट, लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट मींस आपका सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो 87 का फर्स्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरियल सेल। इसमें से कौन सा कंपोनेंट बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है? पहला देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल सही आंसर है। ग्लाइकोकाइलिक्स जो होता है वो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, इवन प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है बैक्टीरिया को। तो यहां पे 88 में थर्ड आंसर विल बी राइट आंसर। सेल वॉल भी नहीं आएगा। 89 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। इसमें से कौन से एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन में आते हैं? तो देखिए, लाइपेज आएगा, अमाइलेज आएगा, ट्रिप्सिनोजन आएगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज आएगा। तो 89 का थर्ड आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? ये सारे एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। आपको बताना है कि एक्वेटिक मैमल्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, डॉल्फिन सील्स, बिल्कुल सही है।
दोनों सही है, लेकिन ट्राइगोन मैमल्स में नहीं आता है, फिश है ट्राइगोन, कॉन्ड्रिक्थाइस में आती है, तो ये गलत हो गया। सेकंड देखिए, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील, सेकंड विल बी राइट आंसर। यहाँ पे वेल, डॉल्फिन एंड सील ये तीनों ही मैमल्स के कैरेक्टर हैं। थर्ड स्टेटमेंट में ट्राइगोन फिर से आ गया, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट में शार्क भी आया हुआ है, तो जहां शार्क है वो भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, फ्रूट्स एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंशन बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। अर्ली स्टेज में फ्रूट्स एंड लीफ के ड्रॉप को प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन से, राइट। तो यहां पे 91 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में करेक्ट पैसेज क्या है स्पर्म्स का? तो देखिए थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा, टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया में जाते हैं, वासा एफ्रेंसिया से किडनी बीडर्स कैनाल, यहाँ पे किडनी बीडर्स कैनाल, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट कंबाइंड होती है, इसलिए यहाँ पे टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, फिर बीडर्स कैनाल से यूरोनोजेनिटल डक्ट क्लोका। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 92 में थर्ड आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इन केस ऑफ ए कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, ठीक है, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर मेल में लो स्पर्म काउंट हो, इज दैट क्लियर? फीमेल इज वेरी नॉर्मल, एक कपल है, फीमेल नॉर्मल है, लेकिन मेल में स्पर्म काउंट लो है। अगर मेल में स्पर्म काउंट लो है तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो मेल से डायरेक्टली स्पर्म कलेक्ट करके फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो 93 का सेकेंड विल बी राइट आंसर, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 94, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। इसमें से कौन से इकोसिस्टम का मैक्सिमम बायोमास है आपको ये बताना है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा सारे इकोसिस्टम्स में सबसे ज्यादा जो बायोमास होता है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का होता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाइए। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, बिल्कुल सही है। द एल्वोलाई, air filled sacs, the alveoli do not collapse even forceful expiration because of residual volume, because of residual volume। देखिए यहाँ पे बोला है कि लंग्स जो है वो एल्वोलाई से बना है, लेकिन फिर भी कोलैप्स नहीं करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया मतलब एयर को बाहर निकाल दिया, लेकिन लंग्स फिर भी कोलैप्स नहीं कर रहे, क्योंकि लंग्स में रेसिडुअल एयर प्रेजेंट है, वो कभी कोलैप्स नहीं कर सकते। अगर रेसिडुअल एयर नहीं होती और फोर्सफुल रेस्पिरेशन से आप एयर बाहर निकालते तो लंग्स कोलैप्स कर जाते। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का अपना एक सिग्निफिकेंस है कि वो उसको कोलैप्स नहीं होने देता है। तो यहाँ पे 95 में फोर्थ विल बी राइट आंसर, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाइए। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन बेस्ट इन, इसमें आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो प्रेजेंस ऑफ प्लांट है अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर डिपेंड्स ऑन देयर हाइट कैन बी सीन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब प्लांट्स की जो हाइट है, हाइट के हिसाब से वर्टिकल जो लेयर है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वो जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा जाता है। तो इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 96 का 1। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। दिस डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ एनल इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये बिल्कुल गलत दिया है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द असेंडिंग लिम ऑफ लूप एनल इज परमेबल टू वाटर, ये भी सही नहीं है। द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ एनल इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी सही नहीं है। द असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ एनल इज इम्परमेबल टू वाटर, ये सही है क्योंकि परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इम्परमेबल टू वाटर होता है। तो 97 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। उसने बोला कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर होता जाएगा वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस जो है बढ़ती जाएगी। तो एरिया एक्सप्लोर होने की वजह से स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, ये एक स्टेटमेंट था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। तो 98 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, जाइगोटिक म्यूसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ।
जो जाइगोटिक मियोसिस करैक्टर है वो एल्गी का होता है, और यहाँ पे एल्गी का एग्जाम्पल जो दिया है, राइट, वैसे तो फ्यूकस भी है, लेकिन क्लैमिडोमोनस उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। 99 में क्लैमिडोमोनस आएगा जिसमें कि जाइगोटिक मियोसिस टेक प्लेस करती है, यानी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहा है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्लैमिडोमोनस में टेक प्लेस करता है। तो 99 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इफ देयर आर 999 बेसिस, देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 100, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें बोला है इसने, इफ देयर आर 999 बेसिस, टोटल 9 बेसिस कितने हैं? बेसिस इन आरएनए दैट कोड फॉर प्रोटीन विथ 333 अमीनो एसिड, बिल्कुल सही है। देखिए 999 बेसिस हैं, नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं? नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 999। ये कितने अमीनो एसिड को कोड करता है? 333 अमीनो एसिड्स को कोड करता है। इतने अमीनो एसिड को ये नाइट्रोजन बेसिस कोड करते हैं। 999 बेसिस जो है कोड करता है 333 अमीनो एसिड को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 999 बेसिस तो कोडेड फॉर 333 अमीनो एसिड, बिल्कुल सही है। एक जो जेनेटिक कोड होता है उसमें 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, राइट। तो 999 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 333 अमीनो एसिड आ जाएंगे। अब इसने बोला है कि एंड द बेस एट पोजीशन 901, सपोज दैट ये 999 बेस में 901 पोजीशन को डिलीट कर देगा, इसका डिलीशन हो गया। देखिए इसका डिलीशन हो जाता है तो द लेंथ ऑफ आरएनए बिकम 998 बेसिस, तो 998 बेस बच जाएंगे। इज दैट क्लियर? हाउ मेनी कोडोन्स विल बी अल्टर, तो कितने कोडोन्स चेंज होंगे? तो देखिए यहाँ पे 901 का डिलीशन हो गया। अब 999 बेसिस थे, 999 बेसिस में 900 तक नॉर्मल कोड है, नॉर्मल बेसिस है। 900 तक कितने आएंगे? 300 बेसिस आएंगे। लेकिन चेंज कहाँ हुआ है? अगर 999 बेसिस है तो 333 अमीनो एसिड में कोड कर रहे हैं वो, लेकिन 901 पे चेंज हुआ है, यानी कि उससे पहले जितने भी है 900 वाले, तो 900 वाले तो एज इट इज रहेंगे। तो 900 से कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 3 से डिवाइड कर दीजिए, 300 अमीनो एसिड बनेंगे। 300 अमीनो एसिड एज इट इज रहेंगे, लेकिन अब 901 वाला डिलीशन हो गया। तो इस 330 से इस 300 को माइनस कर दीजिए, तो कितने बचे? 33। कितने बचे? 33 जो होंगे 300 से 333 से 300 को माइनस कीजिए, तो 33 अमीनो एसिड जो होंगे वो अल्टर्ड हो जाएंगे, क्योंकि 900 के बाद चेंज आया। तो 900 के बाद कितने बेसिस थे? 99। तो 99 से कितने अमीनो एसिड बनेंगे? सीधी सी बात है, 3 से डिवाइड कर दो, 33। तो 33 में चेंज आएगा ना। तो यहाँ पे 100 का जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, flowers which have single ovule in ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by wind। ये करेक्टर है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का, कि फ्लावर जो है उसमें सिंगल ओव्यूल है, राइट, इनसाइड द ओवरी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो 101 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज या ऑर्गन्स फेल ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। इसमें आएगा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स।
देखिए, अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में अगर सब कुछ मैच नहीं होता, टिश्यू मैचिंग नहीं होती, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मैचिंग नहीं होती है, या ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होता है, तो उस केस में जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो उसको रिजेक्ट करने का काम करती है। तो ये जो रिजेक्शन का काम करती है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करती है। तो क्वेश्चन नंबर 102 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 पे आइए। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली। एक्टोकार्पस की जो लाइफ साइकिल होती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक होती है, फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक होती है। तो 103 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। ए जीन whose expression helps to identify transformed cell is known as selectable marker। एक जीन जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट कर देता है और ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, उसे आप सेलेक्टेबल मार्कर जीन कहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, बीटा लैक्जेड जीन जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। तो ये जो जीन्स है सिलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 पे आ जाइए। ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। एक जो डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट है, राइट, यानी कि उसमें सेक्स ऑर्गन अलग अलग है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है। तो वो ऑटोगेमी को भी रोक सकता है और साथ के साथ गिटनोगेमी को भी रोक सकता है। तो यहाँ पे 105 में ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी दोनों आएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब्स साइकिल। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रैब साइकिल के लिए सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस्ड टू FADH2। बिल्कुल सही है। यू नो देयर इज वन पॉइंट। क्रैब साइकिल में सिर्फ एक ही FADH2 बनता है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पे FAD FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। बिल्कुल सही है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो GTP का सिंथेसिस होता है एक मॉलिक्यूल, GTP मॉलिक्यूल की, सिंगल GTP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए। द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। बिल्कुल गलत है। एसिटाइल जो ग्रुप है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइंड होके तब सिट्रिक एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 106 में थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 का फोर्थ स्टेटमेंट देखिए। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH2। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल सही है। क्रैब साइकिल में 3 NADH2 बनते हैं। इट मींस देयर विल बी 3 पॉइंट्स वेयर 3 NAD will converted to the 3 NADH2। Is that clear all of you? तो यहाँ पे 106 का फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो गलत स्टेटमेंट सिर्फ एक ही हुआ, स्टेटमेंट नंबर 3 विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? तो 106 का थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। फॉस्फेनल पायरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स। जो PEP है, यानी कि फॉस्फेनल पायरुवेट जो है, राइट, वो CO2 को एक्सेप्ट करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो वो प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, जिसको आप फॉस्फेनल पायरुवेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। DNA रेप्लिकेशन के टाइम पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं यूज्ड टू इलोंगेट, ठीक है। तो इसमें आएगा 108 का थर्ड आंसर। द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। जो लैगिंग स्ट्रैंड है रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 108 का थर्ड आंसर, ठीक है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, सॉरी थर्ड आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? तो 108 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs शुड बी मोस्ट अबेंडेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा जो RNA पाए जाते हैं वो होते हैं राइबोसोमल RNA। RNA राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में भी, सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, इसलिए RNA मोस्ट अबेंडेंट RNA है किसी भी सेल के अंदर, एनिमल सेल में खासकर। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन।
GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से LH एंड FSH का सिक्रीशन होता है। तो GnRH एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 110 का फर्स्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर DNA फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रा जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ठीक है बेटा, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और एक तरफ वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एनोड होती है। तो जो स्मॉलर साइज का फ्रेगमेंट होगा वो सबसे पहले अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो उसको एनोड सबसे पहले खींच लेगी। तो यहाँ पे स्मॉलर साइज के फ्रेगमेंट सबसे पहले आएंगे और बड़े वाले फ्रेगमेंट पीछे रह जाएंगे। आगे होंगे स्मॉलर साइज और पीछे होंगे बड़े, यानी कि लार्जर साइज फ्रेगमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट्स मूव। जो स्मॉलर साइज होंगे वो जल्दी मूव करेंगे एनोड की साइड, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है और पॉजिटिव चार्ज एनोड उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो 111 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 112, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। अगर ग्रोथ हार्मोन का अडल्ट में हाइपर सिक्रीशन भी होता है तो उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अडल्ट स्टेज में जो ग्रोथ हार्मोन है वो बोन में एक एपिफाइशियल प्लेट वाला रीजन होता है, वो उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हाइट बढ़ने का काम होता है, राइट, जो कि बोन्स के इलोंगेशन में हेल्प करती है। तो अडल्ट में एपिफाइशियल प्लेट जो है नहीं होती है, वो डिसअपियर हो जाती है अडल्ट में, जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 112 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। DNA रेप्लिकेशन जो होता है बैक्टीरिया में जनरली फिजन होता है और फिजन से पहले DNA रेप्लिकेशन होता है। तो प्रायर टू फिजन आंसर आएगा। तो 113 में सेकंड विल बी राइट आंसर। 114 देखिए, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए पी प्लांट पे 1856 से 1863, ये ईयर्स आपको याद रखने, 7 ईयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 1856 से लेके 1863 तक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4, 1856 टू 1863। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, विरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। विरोइड्स में सिर्फ आरएनए होते हैं, वायरस में आरएनए या यू कैन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जबकि वायरस में आरएनए या डीएनए न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आएगा आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट विरोइड्स का, यानी कि यहाँ पे थर्ड विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 115 का। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, माल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। मुकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 50% होते हैं, 50% लिम्फोइड टिश्यू होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो 116 का फोर्थ आंसर आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 117 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच्ड फॉर 3 प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। करेक्ट मैच बताना है। मैथनोबैक्टीरियम बिल्कुल गलत है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बनाता है। पेनिसिलम नोटेटम बिल्कुल गलत है, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी बनाता है, राइट। सैक्रोमाइसी सर्विसी इथेनॉल, ये बिल्कुल सही है। सैक्रोमाइसी सर्विसी एक ईस्ट है, फंजाई है, जो कि इथेनॉल बनाने का काम करता है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। फोर्थ स्टेटमेंट, एसिटोबैक्टर एसिटी एंटीबायोटिक्स बिल्कुल गलत है, ये एसिटिक एसिड बनाता है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे 117 का थर्ड विल बी राइट आंसर। 118 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen. स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोला है इसने, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोला है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्म होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पैथोजन का काम करता है। तो सेकंड ऑप्शन आएगा 118 में। 118 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है पेरिसोडैक्टिला, याद रहे, पेरिसोडैक्टिला इज द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो 119 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी
कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। अगर आप फ्रॉग के हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो बीट करता रहता है कंटिन्यूसली, तो सम टाइम के लिए वो बीट करता है। इसके पीछे जो रीजन है वो आएगा सी, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। डी आएगा, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। देखिए फ्रॉग का हार्ट, इवन मैमेलियन हार्ट भी ऐसे ही होता है, ये मायोजेनिक होता है, मतलब उसमें ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है, उसमें पेस मेकर होता है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है, और वो मायोजेनिक हार्ट होता है। एग्जैक्टली, यानी कि उसको वो खुद मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, जो कि ऑटो एक्साइटेबल होता है, जिसको हार्ट की मसल्स खुद हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे सी और डी दोनों स्टेटमेंट सही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 120 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाइए। होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन बाय मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। अगर आप क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड को मेटिंग कराते हैं तो प्योर लाइन जनरेट कर सकते हैं। तो 121 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। हार्टवुड के कंटेक्स्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज हाईली ड्यूरेबल, बिल्कुल सही है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, ये बिल्कुल गलत है। हार्डवुड में लिग्निन डिपोजिशन बढ़ जाता है, लिग्निफाइड वॉल होती हैं, तो डिपोजिशन, डेड मेटेरियल का डिपोजिशन बढ़ जाने की वजह से उसमें एफिशिएंसी जो कम हो जाती है, राइट, यानी कि उससे कंडक्शन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आपको गलत ही बताना है। तो 122 का सेकंड आंसर आएगा। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इट कंप्राइज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपोजिटेड इन इट, बिल्कुल ये भी सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 पे आइए। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज ए प्रोटीन डेग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल्स, बिल्कुल सही है। एपीसी माइटोसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो ये एनाफेज को प्रमोट करने में हेल्प करता है। लेकिन इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, अगर एपीसी ह्यूमन सेल में डिफेक्टिव हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर, तो इसमें से कौन सी कंडीशन एक्सपेक्टेड है। अगर एपीसी डिफेक्टिव हो गया तो एनाफेज नहीं होगा, एनाफेज नहीं होगा तो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट आएगा 123 है, सेकंड स्टेटमेंट विल बी द एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्योंकि एपीसी डिफेक्टिव हो गया है, एनाफेज नहीं होगा। अगर एनाफेज नहीं हुआ तो क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट प्रॉपर्ली। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 123 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। इसमें आएगा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया ही हेल्प करता है। तो इसका सीधा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि थर्ड आंसर विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 125, माइकोराइजी आर द एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजी, दिस इज द एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड द फंजाई। सो ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे 125 में थर्ड आंसर आएगा, यानी कि म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, यहाँ पे बताना है आपको, अवर ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है, तो एक्स की वैल्यू 12 कर लीजिए। ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स। 7 पेयर रिब्स जो होती है वो ट्रू रिब्स होती हैं। डोर्सली वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्ट होती है और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्ट होती है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोवाइड्स देयर एक्सप्लेनेशन। तो 126 में जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो कौन दिखा रहा है? 126 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। एक्स यानी कि 12 पेयर रिब्स, वाई यानी कि 7 पेयर रिब्स आर ट्रू रिब्स, आर अटैच्ड डोर्सली टू वर्टेब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। ठीक है, तो 126 में फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127 पे आइए। इन केस ऑफ पोरिफेरंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कोनोसाइट सेल्स और कोलर सेल्स बोलते हैं। स्पॉन्जेस में, राइट, स्पॉन्जोसील जो होते हैं वो लाइंड बाय कोनोसाइट सेल्स और कोलर सेल्स। तो इसका सेकंड आंसर आएगा, 127 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल। एरोसोल जो है एक पॉल्यूटेंट का काम करता है, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा गलत है एरोसोल के लिए आपको बताना है। तो पहला देखिए, दे अल्टर रेनफॉल एंड मॉनसून पैटर्न। पॉल्यूटेंट है तो रेनफॉल और मॉनसून पैटर्न को अल्टर कर सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
दे कोज इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल गलत है। पॉल्यूटेंट है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा नहीं घटाएगा, इज दैट क्लियर? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो यहाँ पे सेकंड आंसर आएगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल, बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चर पे नेगेटिव इंपैक्ट होता है। दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ये भी सही है, हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ होते हैं क्योंकि ये एक पॉल्यूटेंट है। तो 128 का सेकंड विल बी राइट आंसर, जो कि एरोसोल से कनेक्टेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129, ए बेबी बॉय एज 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल। एक बच्चे को, 2 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में डाला गया एंड पासिस थ्रू ए डेंटल चेकअप, और उसका डेंटल चेकअप किया गया। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ, तो डेंटिस्ट ने देखा कि बॉय के मुंह में जो है 20 दांत हैं। विच टीथ वर एब्सेंट, कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? एक न्यू बॉर्न बेबी में या एक जो चाइल्ड होता है, एक चिल्ड्रन के केस में सिर्फ जो है 20 टीथ होते हैं, लेकिन उसमें कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? प्री मोलर्स, उसमें इंसीजर, कैनाइन और मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। तो कौन से टीथ एब्सेंट हुए? प्री मोलर, यानी कि यहाँ पे 129 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच। साइकस डायसियस होता है, सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है, इक्विसेटम होमोस्पोरस होता है, पाइनस डायोसियस होता है, ये बिल्कुल गलत है, पाइनस मोनोसियस होता है। सो 130 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। तो मिसमैच कर दिया आपने फोर्थ। तो 131 देखिए, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म। कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म जो आप खाते हैं, जब तक वो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो 131 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्म। तो 132 में थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ फंजाई, एनिमल्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसोसोम नहीं होता है। स्प्लाइसोसोम जो है हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, इंट्रॉन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है ये स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में परफॉर्म करता है अपना रोल। तो फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो बैक्टीरिया में स्प्लाइसोसोम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे 133 में थर्ड विल बी राइट आंसर। 134 देखिए, द एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट। अगर H1 जो है एसोसिएट होता है न्यूक्लियोसोम में, इसका काम क्या होता है? टू कंडेंस, राइट, यानी कि डीएनए इज कंडेंस इनटू द क्रोमेटिन फाइबर्स। डीएनए को क्रोमेटिन फाइबर्स में कंडेंस करने का काम होता है H1 हिस्टोन का। तो 134 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड इज नोन एज कोर जोन। बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, कोर जोन। तो सबसे सेंटर वाला जो जोन होता है किसी भी बायोस्फीयर का, वो कोर जोन होता है, और वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। वो लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा कोर जोन। तो क्वेश्चन नंबर 135 का कोर जोन। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हुआ इस नीट 2017 का। इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।